एक बार फिर से आप सभी का अभिनव की बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आइए हम लोग अपनी पिछली क्लास को शुरू करते हैं, जहाँ पे हमने छोड़ा था पिछली क्लास को प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन या उनकी क्रॉसिंग कैसे की गई, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम सभी लोग जानते हैं कि मेंडल को फादर ऑफ द जेनेटिक्स कहा जाता है। तो ही वॉज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स। और यही वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिटरमाइन किया था कि किस तरीके से कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, या पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, ट्रांसमिशन होता है इनका। इसीलिए इनके इस एक्सपेरिमेंट को क्या कहा जाता है, एक्सपेरिमेंट ऑफ पैरेंटल हाइब्रिड या एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिड के नाम से इसको जाना जाता है। तो आइए इसी एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिड्स के बारे में हम लोग जानते हैं, या क्रॉसिंग ओवर के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने क्रॉसिंग किया था। तो टेक्निक ऑफ क्रॉसिंग ऑफ पी प्लांट के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, जनरल चीजों को जानते हैं कि किस तरीके से पी प्लांट में क्रॉसिंग होता है। ये देखिए, ये जो है, ये आप यहाँ देखेंगे, ये पी प्लांट है, ये आपका पेटल का पोर्शन है, ये स्टिग्मा का पोर्शन है, ये एंथर का पोर्शन है, और ये स्टैमन का पोर्शन, ये कार्पेल का। ये बाइसेक्सुअल प्लांट होता है पी प्लांट। तो जब ये इसको सेलेक्ट करते हैं तो देखिए करते क्या है कि यहाँ से ये जो पोर्शन होता है इसका एंथर वाला पोर्शन, उसको कट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना चाहते हैं, यहाँ पे डिजायरेबल पॉलिनेशन कराना चाहते हैं, इसलिए इसको कट कर देते हैं। और जब ये इसको कट कर देते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इमैस्कुलेशन। क्या करेंगे, एंथर को जब कट कर देंगे मेल प्लांट से, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इमैस्कुलेशन। तो इमैस्कुलेशन का मतलब क्या हुआ, ये एंथर को कट कर दिए और सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना चाहते हैं। ठीक है, फीमेल फ्लावर में ऐसा ये करते हैं कि इमैस्कुलेशन कर देते हैं। तो जब इमैस्कुलेशन हो जाएगा तो वो एंथर क्या होगा, वो पॉलिन से जाके अटैच नहीं होगा, और जब वो उससे अटैच नहीं होगा स्टैमेन से, तो क्या होगा, ओवरी का फॉर्मेशन नहीं होगा, कार्पेल का फॉर्मेशन नहीं होगा, और फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इमैस्कुलेशन का मतलब क्या हुआ कि रिमूवल ऑफ stamens of female plant। ये क्या करते हैं, स्टैमेन को रिमूव कर देते हैं, और उसको रिमूव करने के बाद क्या करते हैं, उसकी बैगिंग कर देते हैं, उसको बांध देते हैं कि वो क्या करे, अपना पॉलिनेशन की प्रोसेस ना कर सके। तो वो क्या करते हैं, बैगिंग कर देते हैं पॉलिनेशन को रोकने के लिए। जब पॉलिनेशन नहीं होगा तो फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये सेलेक्ट करना चाहते हैं, एक प्योर प्लांट को सेलेक्ट करते हैं। जैसे अगर होमोजाइगस की बात करें कि किसी कैरेक्टर में टाल प्लांट्स को लेना है तो कैपिटल टी होमोजाइगस लेंगे, डॉर्फ को लेना है तो स्मॉल टी लेंगे, इनके बीच में क्रॉस कराएंगे। तो इसके लिए ये क्या करते हैं, प्योर प्लांट को सेलेक्ट करना चाहते हैं और उसके ट्रेट्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। इसीलिए ये क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं, और ये डिजायरेबल प्लांट से इसकी क्रॉस कराना चाहते हैं कि अगर ये टाल वाला प्लांट है तो इसको टाल से ही क्रॉस किया जाए, अगर ये स्मॉल वाला या डॉर्फ वाला प्लांट है तो इसको डॉर्फ से किया जाए। इस सिलेक्शन के लिए क्या करते हैं कि इसकी बैगिंग कर देते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को रोक देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा,
अब ये क्या करेंगे, यहां पे मेंडल साहब आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है कि यहां पे ये क्या करते हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन अथवा क्रॉस पॉलिनेशन। इसी प्रक्रिया के लिए ये रैगिंग करते हैं और इससे क्या करेंगे कि कई सारे ट्रू ब्रीड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, सेवरल ट्रू ब्रीड्स। और मटर प्लांट जो होता है, पी प्लांट जो होता है, ये बहुत जल्दी ग्रो करने वाला पौधा होता है और एक बार में कई सारे जो है पौधे आते हैं, क्योंकि मटर के एक फली में 6 से 7 बीज होते हैं, सीड्स होते हैं और 6-7 प्लांट को ये ग्रो कर सकते हैं। लगभग 3 महीने में ये प्लांट ग्रो कर जाते हैं, इसलिए एक साल में लगभग 4 बार हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे और कई सारे पौधों को। तो क्या होता है कि किसी भी चेंजेस को या किसी भी वेरिएशंस को अगर हमको आइडेंटिफाई करना है तो हम किसी एक पीढ़ी से नहीं करते कि जैसे हम हैं तो हमारे बच्चे पैदा हुए, उनका रंग अलग हो गया, उनका शेप अलग हो गया, साइज अलग हो गई, तो हम ये मान लेंगे कि इनमें वेरिएशन है या ये इनहेरिटेंट कैरेक्टर है। ऐसा नहीं माना जाता। कई सारी पीढ़ी, लगभग 10-20 पीढ़ी, 25 पीढ़ी में जब वो चीजें आती रहती हैं, बार बार वही आता रहेगा, तब हम ये मानते हैं कि ये चीजें इनहेरिटेबल है या ये वेरिएशन इनहेरिटेंस का एक रिजल्ट है या बार बार ये इनहेरिटेड हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए मेंडल क्या करते हैं, पी प्लांट्स का सिलेक्शन करते हैं और कई सारी पीढ़ियों का, लगभग 20-25 पीढ़ियों का ये जब स्टडी करते हैं तो ये अपने पर्टिकुलर रिजल्ट पे आते हैं कि जो चेंजेस होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है और इसी को ये जिस चेंजेस जिसकी वजह से होता है, इसी को ये नाम देते हैं क्या, फैक्टर्स का नाम देते हैं। तो फिर ये क्या करेंगे कि कंटिन्यू, जब ये सेलेक्टेड जीन्स के द्वारा या सेलेक्टेड कैरेक्टर्स के द्वारा जब पॉलिनेशन करा लेते हैं, फिर ये क्या करते हैं, कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन के लिए उसको छोड़ देते हैं। कंटिन्यूअस जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो उसी प्रकार के ब्रीड्स आते जाएंगे अगली पीढ़ी में भी। तो ये सेवरल जनरेशन में इस तरीके के ब्रीड्स का फॉर्मेशन होता रहता है। कई सारे जनरेशन में ये क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। और मेंडल साहब जो होते हैं ये ऐसे लगभग 14 ब्रीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब 14 पीढ़ी में इस तरीके से ग्रोथ कराते हैं और उसको आइडेंटिफाई करते हैं और वहां से पी प्लांट्स के होमोजाइगस कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं और उसी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। अब बात उठती है कि पी प्लांट को सेलेक्ट करने के पीछे इनका क्या एडवांटेज था, मतलब ये पी प्लांट को ही क्यों यहां पे सेलेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एडवांटेज ऑफ सेलेक्टिंग गार्डन पी प्लांट। पहला एडवांटेज इनका ये होता है कि इट इज एन एनुअल प्लांट, that has well defined characteristics दूसरी, it can be grown
मतलब कि इसको आसानी से ग्रो भी किया जा सकता है और इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर या क्रॉस भी कराया जा सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन को रोक के क्रॉस पॉलिनेशन कराया जा सकता है आसानी से, इसलिए पी प्लांट को सेलेक्ट करना इनके लिए बहुत आसान था। ठीक है, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इट इज बाइसेक्सुअल प्लांट, मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स इसी एक ही प्लांट में पाया जाता है। मतलब ये बाइसेक्सुअल प्लांट होता है जिसमें इजीली सेल्फ पॉलिनेशन को भी देखा जा सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है, तो इसलिए इसको सेलेक्ट करना इनके लिए बहुत आसान था, जिसपे कि ये अपने आइडेंटिफिकेशन को कर सकते हैं। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसका एक छोटा लाइफ स्पॉन होता है। मतलब एक छोटा लाइफ साइकिल होता है इसका, और एक साथ कई सारे ऑफ स्प्रिंग इसमें प्रेजेंट होते हैं। मतलब एक छोटे लाइफ स्पॉन में ही ये कई सारे, मतलब हम जैसे बताते हैं पी प्लांट होता है, उसकी एक फली को लेंगे तो उसमें 6 से 8 बीज होते हैं और 8 बीजों से 8 पौधे जन्म लेंगे। तो हम क्या हुआ कि अगर किसी भी प्रकार की स्टडी को हमको करनी है तो हम एक ही बार में कई सारे स्ट्रक्चर या कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मेंडल्स के लॉ में क्या था कि ये हर बार एक कैरेक्टर को पकड़ के क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। या तो टाल प्लांट्स की बात करेंगे, या पॉड के शेप की बात करेंगे, साइज की बात करेंगे, फली की साइज की बात करेंगे, या स्टेम्स के हाइट की बात करेंगे। तो मतलब किसी एक कैरेक्टर को एक बार पकड़ के ये चलते हैं। अब आइए, ये तो हो गया इनका एडवांटेज। अब बात करते हैं कि इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेस क्यों हुआ, मतलब इनके एक्सपेरिमेंट का सक्सेस का राज क्या था। Reason for Mendel's success. मेंडल के सक्सेस का क्या है? क्योंकि इन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था। दूसरा कि जो पी प्लांट होता है वो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी ऑफ ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। मतलब एक साथ कई सारे ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है ये। जो क्या करते हैं कि इनके डाटा को क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, प्रामाणिकता प्रदान करते हैं।
मतलब कि अगर किसी एक्सपेरिमेंट को आपको करना है तो आपको लार्ज पॉपुलेशन की आवश्यकता होती है। मतलब किसी एक जीन या स्पीसीज पे आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि हमारे पिताजी ऐसे थे, हम ऐसे हुए, हमारा बच्चा ऐसा होगा। तो ये 3 जो जनरेशन है, इस 3 जनरेशन पे किसी भी डाटा या एक्सपेरिमेंट को अगर हम किसी के सामने रिप्रेजेंट करेंगे तो वो उतना ऑथेंटिक नहीं माना जाता। उसके लिए एक लार्ज पॉपुलेशन साइज होना चाहिए जहां पे ये एक्सपेरिमेंट आपका वैलिड माना जाए या क्रेडिबल हो, प्रमाणिकता वहां पे मिले। और इन्होंने, मैं पहले बताया कि एक टाइम में किसी एक कैरेक्टर को लेके ये अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। मतलब बहुत सारे अगर कैरेक्टर को एक साथ ले लेते तो उसका एक्सपेरिमेंट जो आइडेंटिफाई करने का वो होता है टाइम, वो सही नहीं होता। या एक बार में कई सारे कैरेक्टर ले लेते तो उसको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि क्या चेंजेस आया, इसलिए एक बार में एक ही कैरेक्टर को ये लेके अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। और इसके लिए इन्होंने स्टैटिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशन को भी एक्सपेरिमेंट में अपने एनालाइज किया, एनालिसिस किया। स्टैटिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक भी दिया है इन्होंने इसके पीछे। ये इनके सक्सेसर का रिजल्ट था। अब जो क्रॉस किया जाता है, जैसे 2 पी प्लांट्स है या एक ही पी प्लांट्स में अलग अलग कैरेक्टर्स को लेकर अगर हम क्रॉस कराते हैं और किसी एक कैरेक्टर को एक बार में लेके हम क्रॉस कराते हैं तो इस प्रकार के क्रॉस को क्या कहा जाता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि व्हेन ए क्रॉस इज मेड बिटवीन parents differ in character is referred as मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब कि ऐसा क्रॉस कराया जाए जिसमें किसी एक सिंगल कैरेक्टर को लेके 2 इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस कराया जाए, तो इस प्रकार के क्रॉस को क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन भी कहा जाता है। इसी चीज को क्या कहेंगे? फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। या इसी को F1 कहते हैं, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। इसके लिए मेंडल ने क्या किया था कि टाल और ड्वार्फ पी प्लांट को आपस में क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद एक हाइब्रिड प्रजाति को मिलती है जिसमें कैपिटल टी स्मॉल जी बनता है। ये क्या कहलाता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट कहलाता है। ठीक है।
और ऐसा इन्होंने इसलिए कराया था कि ये एक जीन के इनहेरिटेंस को जानना चाहते हैं, वन जीन इनहेरिटेंस। इसलिए इन्होंने एक जीन को पकड़ के पहला क्रॉस कराया। ठीक, अब आइए हम देखते हैं चेकर बोर्ड में कि किस प्रकार से ये क्रॉस हुआ था। पहला क्रॉस जो इन्होंने कराया वो कैसा क्रॉस हुआ उसके बारे में जानते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जानते हैं। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हुआ क्या कि इन्होंने दो कैरेक्टर्स को पकड़ा, एक कैपिटल टी टाल प्लांट को लिया और स्मॉल टी डॉट प्लांट को लिया। दो कैरेक्टर्स को पकड़ते हैं और इनके बीच में क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये हाइब्रिड में होता है। तो ये देखते हैं कि इनका जो F1 जनरेशन आता है, फर्स्ट फीलियर जनरेशन, इसमें ऑल प्लांट्स क्या होते हैं, टाल होते हैं। ठीक, तो इनको ये लगता है कि अगर हम डॉर्फ प्लांट को लिए थे तो डॉर्फ क्यों नहीं है, इसलिए ये क्या करते हैं, दोबारा से सेकंड F2 जनरेशन में ले जाते हैं और F2 में इसको क्रॉस करते हैं, इनकी सेल्फिंग को करते हैं। ठीक है, जैसे अगर इसकी क्रॉस की बात की जाए तो यहां पे केवल दो प्रकार के प्लांट्स मिलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये और ये मिले तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसको लेंगे इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसको लेंगे इसके साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पे जो चारों मिले, ये चारों कैसे मिलते हैं, F1 जनरेशन में ऑल सभी टॉल। तब इनको ये लगता है कि अगर ये डॉर्फ था तो ये डॉर्फ कहां चला गया, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये दोबारा से इस हाइब्रिड में आपस में क्रॉस कराते हैं। ये जो हाइब्रिड होता है इसमें दोबारा से क्रॉस कराते हैं और इसको क्रॉस करने के लिए हम क्या करते हैं, चेकर बोर्ड का सहारा ले लेते हैं, जिससे कि आप लोग इजीली समझेंगे। कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल टी स्मॉल। ठीक है, तो जब ये और ये मिलते हैं तो कैपिटल टी, ये और ये मिलते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये और ये मिलते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये और ये मिलते हैं तो स्मॉल टी, ये मिलता है। ठीक, तो ये क्या है, आपका टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है और ये क्या है, टॉल। तो यहां पे इस प्रकार क्या क्रॉस करने के बाद इनको ये रिजल्ट मिलता है। तो प्रोजनी का रिजल्ट यहां पे क्या हुआ, प्रोजनी का रिजल्ट हुआ कि 3 टॉल हुए और एक जो हुआ वो डॉर्फ। ठीक, तो यहां पे रेशियो आ गई 3:1 की। कौन सी, फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइप का जो रेशियो आया वो 3:1 आया। ठीक, लेकिन अगर इसके जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप की अगर बात करें तो आप देखोगे एक ये था जो प्योर टॉल, तो 1, ये और ये दोनों हाइब्रिड थे तो 1:2, और एक ये था जो प्योर डॉर्फ था तो ये 1। तो इसकी फिनोटाइपिक रेशियो को अगर हम देखते हैं तो 1:2:1 का रेशियो यहां पर आता है। और अगर इसी को परसेंटेज में करते हैं तो प्रत्येक 1/4 कैरेक्टर को बियर करता है। ठीक, मतलब 25% ये भी है, 25% ये भी है, 25% ये भी है और 25% ये भी है। तो यहाँ पे टॉल की प्रायोरिटी कितनी आ गई, 75% की, और डॉर्फ की प्रायोरिटी कितनी आ गई, 24%। ठीक, तो ये इनके बीच में एक रेशियो बनता है। लेकिन
लेकिन अब जाके यहाँ पे मंडल साहब को थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है कि चलिए जो हम पहले कैरेक्टर्स को लिए थे कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में जो क्रॉस किया गया था, चॉल और ड्वार्फ के बीच में जो क्रॉस किया गया था, उसमें से ये ड्वार्फ वाला जो F1 में तो नहीं दिखाई दिया लेकिन F2 में ये विजिबल हुआ। तो यहाँ पे जाके इनको संतोष मिला कि नहीं, यहाँ पे क्या था, वो कैरेक्टर डोमिनेंट हुए या सोज हुए जो कि क्या थे, डोमिनेंट। तो यही से ये कॉन्सेप्ट आया किसका, डोमिनेंट का। और वो कैरेक्टर शो नहीं हुए जो कि रेसेसिव थे। तो रेसेसिव F1 में नहीं दिखाई दिया और डोमिनेंट दिखाई दिया। तो यहां जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी में कैपिटल टी डोमिनेंट है, इसलिए यहां पे टॉल वेराइटी आई, यहां पे भी टॉल वेराइटी आई। फिर क्या करते हैं, इस ड्वार्फ को अलग कर देते हैं, फिर से टॉल में आपस में क्रॉस कराते हैं। तो ऐसा कई बार कराते हैं या सेवरल टाइम कराते हैं, तब जाके इनको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो ये पुनेट स्क्वायर मेथड है, इसको जानते रहिए आप। पुनेट स्क्वायर मेथड या रेजिनॉल्ड सी पुनेट ने इसके बारे में बताया था। रेजिनॉल्ड सी पुनेट कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ये पुनेट का मेथड था। अब जो यहां पे टॉल और ड्वार्फ मिले, ये अपने पेरेंट्स की तरह है। इनका जो मतलब अपीयरेंस था अपने पेरेंट्स की तरह था। The tall and dwarf traits were identical to their parents. And did not show blood. मतलब ये जो टॉल प्लांट मिला यहाँ पे, ये जो टॉल मिला, ये अपने पेरेंट्स की तरह थे और ड्वार्फ भी अपने पेरेंट्स की तरह थे। इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन या चेंजेस नहीं आया। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कोई ड्वार्फ आया, कोई टॉल आया, कोई ड्वार्फ और टॉल के बीच का आ गया, ऐसा नहीं हुआ। वेरिएशंस नहीं आए, एक ही प्रकार के आए। और यहीं पे मेंडल साहब ये बताते हैं कि ये जो चेंजेस आए या जैसे टॉल और ड्वार्फ आते हैं, तो इस परिवर्तन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसको उन्होंने नाम दिया था क्या, फैक्टर का नाम दिया था। और इसी फैक्टर्स को बाद में जीन का नाम दिया गया। जीन का नाम किसने दिया था, जॉनसन साहब ने दिया था। तो उस समय इसको हम फैक्टर के नाम से जानते थे और आज इसको हम लोग क्या करते हैं, जीन्स के नाम से जानते हैं। तो अपने इस एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने कुछ निष्कर्ष निकाले। वो निष्कर्ष क्या है आप देखिए। Mendel proposed that something was being stable stably passed down unchanged from parents to offspring.
through the gametes. Over successive generation. मतलब इनका कहना यह था कि कुछ तो ऐसा है या कोई ऐसी जीन है जो क्या करती है, स्टेबली पास डाउन हो रहा है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है और उसमें क्या हो रहे हैं, कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, अनचेंज्ड है, ठीक। और वो कहां जा रहा है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, लेकिन उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इसी चीज को या इसी चीज को इन्होंने क्या नाम दिया, इसी चीज को नाम इन्होंने दिया फैक्टर। ही कॉल्ड दीज थिंग्स आर फैक्टर। इसी चीज को ये क्या नाम देते हैं, फैक्टर। कि मतलब वो फैक्टर ही है जो क्या कर रहा है कि बिना परिवर्तन के पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, ठीक। और वर्तमान समय में इसी फैक्टर्स को क्या नाम दिया गया है, जीन का नाम दिया गया है। Nowadays we call them gene. और ऐसा किस लिए किया जाता है, क्योंकि जॉनसन साहब ने इसको जीन का नाम दिया था और जीन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और यही जीन्स क्या होते हैं, यूनिट होते हैं इनहेरिटेंस के, ठीक है। यही जीन्स क्या है आपके इनहेरिटेंस की यूनिट। हम लिख सकते हैं जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यही जीन्स क्या है आपके इनहेरिटेंस की यूनिट है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब जब किसी एक कैरेक्टर को लेके दो इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो वहां पे हम लोग उसको कहते हैं क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और जब दो इंडिविजुअल को और उनके बीच में दो कैरेक्टर को लेके अगर हम क्रॉस को कराते हैं तो वहां कहा जाता है क्या, डाइहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कैपिटल की हमने लिया, ठीक, एक टॉल लिया और एक उसका कलर ले लिया रेड का, तो कैपिटल टी के साथ आर लिया और इसके साथ स्मॉल टी, स्मॉल आर, तो एक कैरेक्टर ये हो गया, एक कैरेक्टर ये हो गया, ठीक। इसी तरीके से इसका भी एक कैरेक्टर ये हो गया, इसका कैरेक्टर ये हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो क्रॉस कराएंगे तो इस प्रकार के क्रॉस को हम लोग क्या कहेंगे, डाइहाइब्रिड। ठीक है। जब किसी एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराया जाता है तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और जब दो कैरेक्टर को आपस में लेके क्रॉस कराया जाएगा तो उसे डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक। बात उठती क्या होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर और क्या होता है, रिसेसिव कैरेक्टर। तो वो कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में दिखाई दे उसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर। इसको आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ देता है कि डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होते हैं। Which is expressed in F1 generation. मतलब F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर दिखाई देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो नहीं दिखाई देता उसको क्या कहते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर।
नॉट एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन। मतलब वो कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में नहीं दिखाई देता उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। और जिसकी वजह से ये दिखाई देते हैं उसको डोमिनेंट फैक्टर कहेंगे, और जिसकी वजह से नहीं दिखाई देंगे वो उसको रिसेसिव फैक्टर कहेंगे। एक चार्ट हम छोटा सा बना लेते हैं जिसमें हम लोग जानेंगे कि क्या डोमिनेंट कैरेक्टर था और क्या रिसेसिव कैरेक्टर था, उसके बारे में जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे। तो इसे आप लोग दिखाएंगे कि इनके बीच में अगर क्रॉस किया जाए तो क्या रिजल्ट मिलेगा। इधर हो गया कैरेक्टर, इधर हो गया डोमिनेंट, और इधर हो गया रिसेसिव। पहला है क्या, शीट शेप। शीट शेप में जैसे राउंड, ठीक, और रिंकल। तो क्या होगा, F1 जनरेशन में क्या आएगा, राउंड आएगी, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है इसलिए F1 जनरेशन में क्या आएगा, सभी राउंड शेप के आएंगे क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। अगर सीड कलर की बात करते हैं, ये सब मेंडल के एक्सपेरिमेंट से लिया गया है। शीट के कलर की बात करें तो येलो और ग्रीन है। तो ग्रीन क्या है, रिसेसिव है, और येलो क्या है, डोमिनेंट है, इसलिए F1 में क्या आएंगे, सभी येलो आएंगे। तीसरा है जैसे फ्लावर का कलर, फ्लावर कलर की अगर बात करते हैं तो वायलेट और व्हाइट। तो वायलेट क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसलिए F1 में वायलेट दिखाई देंगे, व्हाइट नहीं दिखाई देंगे। तो जो F1 में दिखाई देगा वो सभी क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे, और जो नहीं दिखाई देंगे वो सभी क्या होंगे, रिसेसिव होंगे। ठीक है, तो जो बेटा अभी आपने देखा F1 जनरेशन में जो कुछ भी दिखाई देता है, चाहे टॉल हो चाहे ड्वार्फ हो, ये सभी मियोसिस के कारण दिखाई देता है। ठीक है, तो आज हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जाना, क्रॉसिंग ओवर के बारे में जाना, और एलील्स क्या होता है। एलील्स क्या होता है, जो किसी एक प्रकार के कैरेक्टर को अपने पास रखता है, वो भी पर्टिकुलर एक लोकस पे रखता है, एक स्थान पर रखता है, उसको एलील कहते हैं। सेट ऑफ कैरेक्टर्स को जो वियर करता है क्रोमोसोम में, उसको एलील कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। F1 जनरेशन क्या होगा, F2 जनरेशन क्या होगा, वेरिएशंस क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या है, जीन क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। आज इनके पहले एक्सपेरिमेंट के बारे में जाना। वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में जाना, और किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट होता है, होमोजाइगस क्या होगा, हेटेरोजाइगस क्या होगा, इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोगों ने यहाँ पे जान लिया है। और F1 जनरेशन का जो रिजल्ट था वो क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंसी क्या थी, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर किस प्रकार से आते हैं, ये जाना। अगली क्लास में इनके और एक्सपेरिमेंट को जानेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन को हमने देख ही लिया है। तो इससे और कैरेक्टर्स को आगे लेके, 2 कैरेक्टर 3 कैरेक्टर को आगे लेके क्रॉस को जानेंगे। तो अगली क्लास में एक बार फिर हम मिलेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप अपनी एनसीईआरटी को रीड करिए, उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जो कुछ आपको पूछना है कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके। और अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत।